हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। शुरू किए थे, 5वां चैप्टर ये है। और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। मतलब क्या हुआ, ठोस की सतह पर, ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण, ठोस की सतह नहीं भी बोलेंगे तो ठोस पर गैस का अधिशोषण। तो हम लोग यहाँ ऑन सॉलिड सरफेस कर दें। ये हो गया ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह सतह है और यह सतह क्या होगा, आपका सॉलिड होगा, ठोस होगा। और इसको क्या कहते थे बताइए, अधिशोषक। क्या कहते इसको, अधिशोषक। और यह जो पदार्थ था जो इस सतह पर आएगा, यह जो पदार्थ है जो इस सतह पर आएगा, यह पदार्थ है आपका गैस। यह पदार्थ क्या है, आपका गैस। और यह जो गैस है यह आपका है क्या, अधिशोष्य। ध्यान दीजिए कि यह पदार्थ गैस है, मतलब गैस का अधिशोषण। तो यह पदार्थ गैस जो है इस ठोस की सतह पर क्या करेगा, आएगा, जमा होगा। तो यह पदार्थ जो इस ठोस की सतह पर आएगा, तो यह किस पर निर्भर करेगा, यह इस ठोस के सतह पर निर्भर करेगा, इसके अलावे इस गैस पर निर्भर करेगा। तो कहता है कि ठोस की सतह, यह ठोस सतह हो गया, गैस का अधिशोषण, इस गैस का इस सतह पर अधिशोषण। मतलब जब यह गैस इस ठोस की सतह पर आएगा तो इसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, नहीं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण। तो कहता है कि प्रायः सभी गैस नहीं कुछ ना कुछ मात्रा में ठोस की सतह पर एडजॉर्ब होता है, अधिशोषित होता है। मतलब कुछ ना कुछ गैस जो है इस ठोस की सतह पर क्या करेगा, आएगा। जैसे गैस मास्क, जैसे हम लोग मास्क पहनते हैं अभी आजकल कोरोना वायरस के कारण, ये सब मास्क जो है, तो ये मास्क तो हम लोग का कपड़ा का बना होता है। लेकिन खदान में, जैसे कोयला के खदान में या गैस प्लांट में जो काम करने वाले लोग हैं, उसको एक विशेष प्रकार का मास्क होता है, ठीक है, जिसमें चारकोल का, ये चारकोल क्या होता है सर, कहता है कि कोयला को या एनिमल चारकोल को, मतलब एनिमल मतलब पशु के हड्डी का बनाया गया चारकोल कोयला होता है। कहता है कि कोयला, साधारण लकड़ी को जब क्या होता है, हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, समझिए चीज़ों को कि लकड़ी जो देख रहे हैं, उस लकड़ी को हवा की अनुपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, ठीक है, तब वह चारकोल होता है। और इसमें क्या खासियत होता है कि यह छिद्रयुक्त होता है, जो गैसों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। मतलब यह ठोस, अगर लकड़ी को जब हम न्यूनतम ताप पर, मतलब कहने का मतलब हवा की अनुपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसमें छिद्र हो जाएगा, छेदा सा हो जाएगा, और वह क्या करेगा कि हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो वातावरण में गैस है या कोयला खदान में जो गैस है, तो वह जो गैस मास्क है, ठीक है, वह उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और आदमी क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो कहता है कि गैस कुछ ना कुछ मात्रा में या ठोस की सतह पर गैस क्या होता है, अधिशोषित होता है। कहता है गैस मास्क में, ठीक है, एक्टिव चारकोल, सक्रिय चारकोल जो ये बनाया जाता है, इसका उपयोग किया जाता
है। इसके अलावे भी जो भी वायुमंडल में आजकल एयर प्यूरिफायर का लोग उपयोग करता है ना, तो वह क्या करता है कि गैस को, जो हानिकारक गैस है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रायः सभी गैस कुछ ना कुछ मात्रा में क्या करेगा, इस गैस को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, कुछ ना कुछ मात्रा में गैस को अधिशोषित करता है, अधिशोषित करता है। ध्यान देंगे कि हम क्या बताएं कि यह गैस कुछ ना कुछ मात्रा में इस ठोस की सतह पर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, मतलब इसको खींचेगा। तो यह कहता है प्राय सभी गैस कुछ ना कुछ मात्रा में गैस को क्या करता है, अधिशोषित करता है। ठीक है, तो कहता है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि गैस मास्क में, अब मास्क मतलब हम लोग का कपड़ा वाला मास्क नहीं, वो एक विशेष प्रकार का कवर होता है जो आँख को, नाक को, मुंह को प्रोटेक्ट करता है, जिसके द्वारा कोई हानिकारक गैस बॉडी के अंदर नहीं जाए, इसको प्रोटेक्ट करता है। कहता है कि गैस मास्क, ठीक है, में सक्रिय चारकोल क्या बताए कि यह कोयला का बना हुआ होता है। ठीक है, और कोयला कैसे, लकड़ी को क्या किया जाता है कि बताए कि इसको हवा की अनुपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। ऐसे भी आप सुने होंगे कि पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, पानी के गंध को खत्म करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग भी किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे कि लकड़ी, जैसे कि आप लोग पानी का फिल्टर जैसे हम लोग बनाते थे, तो क्या करेंगे कि कोयला जो लेते थे घर में, जैसे लकड़ी है उसको आग पर जला दिए तो उसके ऊपर पानी डालिए, वो क्या कर लेता है, उसको खींच लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि गैस मास्क में सक्रिय चारकोल द्वारा Cl2, गैस मास्क में सक्रिय चारकोल द्वारा क्लोरीन गैस, Cl2 का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन गैस का, गैस मास्क में सक्रिय चारकोल द्वारा क्लोरीन गैस का क्या हो जाएगा, अधिशोषण होता है, अधिशोषण होता है। ध्यान दीजिए कि गैस मास्क में एक्टिव चारकोल, सक्रिय चारकोल द्वारा क्लोरीन गैस का अधिशोषण है। चारकोल मतलब सीधा समझना, आम भाषा में कोयला। ठीक है, अब ये अलग अलग स्थिति का, एनिमल चारकोल अलग होता है, ठीक है, और जनरली जो भी कोक अलग होता है, ये अलग अलग प्रोसेसिंग है बनाने का, लेकिन उपयोग जो है सबका काम क्या, अधिशोषित करना है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि चारकोल हवा में, चारकोल हवा में कम मात्रा में, चारकोल हवा में कम मात्रा में उपस्थित, चारकोल हवा में कम मात्रा में उपस्थित, ठीक है, क्या करेगा, अशुद्ध गैस को क्या कर लेता है, कम मात्रा में उपस्थित अशुद्ध गैस को अधिशोषित कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, क्या होगा कि चारकोल, अगर ये मेरा सॉलिड सतह चारकोल है, तो यह गैस जो अशुद्ध गैस है इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सीधा सा समझना है कि कुछ ना कुछ गैस है, सतह जो है ये अधिशोषक, ठोस अधिशोषक गैस की कुछ ना कुछ मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो क्या लिखेंगे कि गैस की, ठोस की, या ऐसे लिखेंगे
ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं हेडिंग? ठोस की सतह पर, ठोस की सतह पर गैस को, ठोस की सतह पर गैस को अधिशोषित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो ठोस की सतह पर गैस को अधिशोषित करेगा तो उसको प्रभावित करेगा? तो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि बहुत सारा, कि सबसे पहले तो गैस का अपना नेचर होगा, इस सतह का अपना नेचर होगा। अगर नेचर मिलेगा, कहावत है मिले मोच को मोच, मिले धोंच को धोंच, जैसे को तैसा। मतलब जिसका नेचर जैसा होगा, चाहे इस सतह का नेचर कैसा है या इस गैस का नेचर कैसा है, अगर मिलने वाला नेचर है तो मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला है तो नहीं मिलेगा। दूसरा बात क्या होता है कि इट इज डिपेंड ऑन इट्स सरफेस एरिया, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा कि कैसा इसका क्षेत्रफल है ना, कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना इसमें अधिशोषण होगा। इसके अलावा कुछ उत्प्रेरक, उत्प्रेरक हम लोग बताए थे कि बर्तुहार ने इसको प्रभावित करेगा, कि जितना ज़्यादा उत्प्रेरित करेगा दोनों के बीच रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, मतलब गैस और सॉलिड के बीच अधिशोषण उतना ज़्यादा होगा। टेम्परेचर, अलग अलग चीज़ है जो इसको क्या करेगा, अफेक्टेड करेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखें ठोस की सतह पर गैस को अधिशोषित करने वाले कारक। तो सबसे पहला जो हम लोग इसमें देखेंगे, नंबर 1, सबसे पहला तो किसी का नेचर देखा जाता है कि यह मिलने लायक है कि नहीं। तो पहला क्या हो जाएगा कि अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति, मतलब अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति, क्योंकि वही गैस ने इसके पास जाएगा जो इससे मिलने वाला होगा। जो आसानी से नहीं जाएगा तो उसको जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता, और जबरदस्ती भी किया तो लंबा देर टिकेगा नहीं। नहीं तो क्या बोलेंगे, पहला अधिशोष्य, अधिशोष्य और अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति। पहला है अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति न, तो कहता है कि जो आसानी से अधिशोषित हो जाए, मतलब जो अधिशोष्य आसानी से अधिशोषक की सतह पर आ जाए तो आसानी से अधिशोषित होगा, और जो आसानी से नहीं आएगा तो आसानी से अधिशोषित नहीं होगा। तो इसका हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि आसानी से द्रवित होने वाली गैस, आसानी से क्या हो जाएगा, द्रवित होने वाली गैस, आसानी से द्रवित होने वाली, आसानी से द्रवित होने वाली गैस, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन में CO2 को वाटर में क्या किया जाता है, इजीली क्या किया जाता है, सॉल्युबल किया जाता है नहीं, जैसे SO2 HCl आसानी से यह इसके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, CO2 ETC आप पढ़े हैं जब सॉल्यूशन चैप्टर में कि नहीं, कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तुलना में आसानी से क्या किया जाता है, सॉल्युबल किया जाता है, दाब बढ़ा करके पढ़े थे नहीं। तो कहता है कि आसानी से द्रवित होने वाली गैस जैसे SO2 HCl CO2 इत्यादि आसानी से क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाता है, आसानी से अधिशोषित, आसानी से अधिशोषित हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा कि जो आसानी से अधिशोषित नहीं होगा, O2 H2 बताए थे, यह आसानी से अधिशोषित नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा,
कि आसानी से द्रवित नहीं होने वाली गैस, आसानी से द्रवित नहीं होने वाली गैस, आसानी से द्रवित नहीं होने वाली गैस जैसे क्या हो जाएगा यहाँ H2O2 इत्यादि आसानी से अधिशोषित नहीं होती है, आसानी से अधिशोषित नहीं होती है। समझ में आया कि जो आसानी से द्रवित हो जाएगा गैस तो वह आसानी से अधिशोषित हो जाएगा, और जो आसानी से द्रवित नहीं होगा वह आसानी से अधिशोषित नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला देखें इसका अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति। खटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। मिटा दें। अब एक चीज जानिए, कहता है कि जिस ताप पर कोई द्रव अधिशोषित होता है, क्या बोले कि जिस ताप पर कोई द्रव क्या होता है, अधिशोषित होता है। अब कहता है कि जिस ताप पर, तो ताप क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो कहता है जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव, ठीक है, गैस से मतलब द्रवित हो जाता है, गैस से द्रव में बदल जाता है। ठीक है, तो दाब लगना भी है। ठीक है, तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई गैस द्रवित अवस्था में बदल जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं टीसी से। तो ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग बोले कि जिस ताप पर न वह न्यूनतम ताप जिस पर क्रिटिकल टेम्परेचर, पहले देख लीजिए क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं टीसी से, और इसका हिंदी होता है क्रांतिक ताप। क्या है और इसका क्या उपयोग है हम लोग देखेंगे। क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रांतिक ताप किसको कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर किसको कहते हैं। तो कहता है कि हम बताए थे कि कम से कम ताप न जिस पर कोई गैस किस अवस्था में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए, तो कहता है वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर, वह न्यूनतम ताप जिस पर दाब वृद्धि द्वारा गैस को किसमें, द्रव में, वह न्यूनतम ताप जिस पर दाब वृद्धि द्वारा गैस को न द्रवीभूत किया जाता है या द्रव में बदला जाता है, क्या कहलाएगा, क्रांतिक ताप। कहलाता है। क्या बोलेंगे, वह न्यूनतम ताप जिस पर दाब वृद्धि द्वारा, जब तक दाब नहीं बढ़ाएंगे तो गैस किसी भी पदार्थ पर अधिशोषित नहीं होगा। तो कहता है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर दाब वृद्धि द्वारा गैस को द्रव में बदला जाता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सोडा वाटर में जो है CO2 गैस को उच्च दाब पर क्या किया जाता है, सील बंद किया जाता है। तो जिस ताप पर, कम से कम टेम्परेचर जिस पर दाब वृद्धि द्वारा
गैस को द्रव में बदल दिया जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप। अब इस क्रांतिक ताप का उपयोग कहाँ होता है सर? तो हम लोग बोले कि आसानी से द्रवित होने वाली गैस, आसानी से द्रवित होने वाली गैस, आसानी से द्रवित होने वाली गैस का क्रांतिक ताप अधिक होता है। तो जिसका क्रांतिक ताप अधिक होगा, अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा। आसानी से द्रवित होने वाली गैस का क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप को हम लोग किससे लिखते थे, टीसी से। आसानी से द्रवित होने वाली गैस का क्रांतिक ताप क्या होगा, अधिक होता है, अधिक होता है, जिससे क्या हो जाएगा, अधिक होता है, अतः जिसका क्रांतिक ताप, जिसका क्रांतिक ताप क्या हो जाएगा, जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है उसका अधिशोषण दर उतना ही अधिक होता है। ध्यान दीजिए क्या बोले कि जिस ताप पर न, वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी गैस में दाब को बढ़ाकर, दाब में वृद्धि कर, ठीक है, क्या किया जाता है, गैस को किस में बदल दिया जाता है, द्रव में बदल दिया जाता है, ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। ध्यान दीजिए क्रांतिक ताप, ये VVI कर लीजिए क्रांतिक ताप को। समझिए क्रांतिक ताप क्या है कि यह जो क्रांतिक ताप है, यह गैस है, इस गैस में क्या किया जाएगा, इस गैस से लिक्विड में बदल दिया जाएगा, गैस से द्रव में बदल दिया जाएगा। यह गैस है, या क्या किया जाएगा, इस गैस से द्रव में बदल दिया जाएगा। तो गैस से द्रव में कब बदला जाएगा कि ताप घटाकर, ताप घटाकर दाब बढ़ाकर, न, ताप को घटाएंगे और दाब को बढ़ाएंगे, ताप घटेगा, दाब बढ़ेगा। ध्यान दीजिए कि ताप घट रहा है, दाब बढ़ रहा है, ताप घट रहा है और दाब बढ़ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप। क्या कहते हैं इसको, क्रांतिक ताप, शॉर्ट में टीसी। क्या बोलेंगे सर कि वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिसमें दाब बढ़ाकर, ध्यान दीजिए, वह न्यूनतम ताप, क्योंकि ताप घट रहा है तो कम से कम ताप, वह न्यूनतम ताप जिसमें, वह न्यूनतम ताप जिसमें दाब बढ़ाकर, वह न्यूनतम ताप जिसमें दाब बढ़ाकर गैस को द्रव में बदला जाता है। ध्यान दीजिए कि गैस को किस में बदल दिया जा रहा है, द्रव में, कि वह न्यूनतम ताप जिसमें दाब बढ़ाकर गैस को द्रव में बदला जाता है, उसी को क्रांतिक ताप कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। याद हो गया? किसको बोलेंगे क्रांतिक ताप? कि वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिसमें दाब बढ़ाकर गैस को द्रव में बदला जाता है, वह क्रांतिक ताप कहलाता है। क्या बोलेंगे? कि वह न्यूनतम ताप जिसमें दाब बढ़ाकर गैस को द्रव में बदला जाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। याद हो गया कि वह न्यूनतम ताप जिसमें दाब बढ़ाकर
गैस को द्रव में बदला जाता है क्रांतिक ताप कहलाता है। अब देखिए कि जिसका जितना ज्यादा क्रांतिक ताप होगा, मतलब जितना ज्यादा दाब बढ़ेगा, यह अधिशोष गैस पर जितना ज्यादा दाब बढ़ेगा उतना द्रव अवस्था में बदलेगा, और जितना द्रव अवस्था में बदलेगा उस सतह उसको उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, अधिशोषित करेगा। तो वही कहता है कि आसानी से द्रवित होने वाली गैस का क्रांतिक ताप अधिक होता है ने, और कहता अतः जिसका क्रांतिक ताप जितना अधिक होता है उसका अधिशोषण दर उतना ही अधिक होता है। ध्यान दीजिए कि क्या बोले कि ताप को घटाकर वह न्यूनतम ताप जिसमें दाब बढ़ाकर गैस से द्रव में बदला जाता है वह उसका क्रांतिक ताप कहलाता है। और कहता है कि जो जिसका क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा अधिशोषण दर उतना ही अधिक होगा। क्यों? क्योंकि आसानी से द्रवित होने वाली गैस का क्रांतिक ताप क्या होता है? अधिक होता है। कोई दिक्कत सर? एक बार और समझ लीजिए कि वह न्यूनतम ताप जिसमें दाब बढ़ाकर गैस से द्रव में बदला जाता है वह क्रांतिक ताप कहलाता है। और कहता है कि जिसका क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा अधिशोषण दर उतना ही अधिक होगा। क्यों? क्योंकि आसानी से द्रवित होने वाली गैस का क्रांतिक ताप अधिक होता है। तो ये तो हम लोग का था कि अधिशोष और अधिशोषक की प्रकृति ने। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा सर? आप जानते हैं कि सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अधिशोषण का दर उतना ही अधिक होगा। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, पिछले लेक्चर में बताए थे कि आप 100 ग्राम मिश्री का एक ढेला ले लीजिए न, तो उसका क्या होगा? अगर छोटा सा है तो उसका सरफेस एरिया छोटा हो गया, और उसी को चूर करके आप छोटा सा मिश्री साइज का दाना बना लीजिए। उसके तुलना में इसका सरफेस एरिया कहने का मतलब हम बताए थे इधर 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 चारों तरफ, ऐसा नहीं कि बस एक की हम बात कर रहे हैं कि सरफेस एरिया अगर मिश्री का दाना है तो उसका सरफेस एरिया इतना मान लेते हैं 100 ग्राम का होगा, तो ऐसा होगा चारों तरफ होगा। इसी को अगर छोटा छोटा टुकड़ा में काट दें तो उसका तोड़ दें तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। उससे भी ज़्यादा छोटा छोटा चीनी को कर दें तो उसका सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? और अधिक हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अधिशोषण का दर उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जितना सतह है उतना तेजी से अधिशोषण होगा। पहला क्या देखे? अधिशोष और अधिशोषक की प्रकृति। दूसरा क्या हम बात कर रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि जितना ज्यादा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अधिशोषण का दर उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तो हम लोग नंबर 2 लिखते हैं सर, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका सर? अधिशोषक का। नंबर 2 अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा कि किसी अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यह सतह जितना ज्यादा होगा एरिया में उस पर अधिशोषण दर उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तो क्या लिखेंगे? किसी अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका क्या होगा? अधिशोषण दर उतना ही
अधिक होगा, उसका अधिशोषण दर उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए सरफेस एरिया। अब जब गैस मास्क बनाया जाता है या चारकोल मिलाया जाता है, आप देखे होंगे कि चकाचक उजला चीनी आप लोग खाते हैं ना, एकदम उजला उजला, तो उसमें एनिमल चारकोल दिया जाता है, मतलब हड्डियों का बना हुआ कोयला जो है उसमें प्रयोग में लाया जाता है चीनी को साफ करने के लिए। जब चीनी बनता है फैक्ट्री में तो काला जैसा रहता है, मतलब काला क्या कहा जाए, पूरा काला नहीं, मतलब काला से हल्का रहता है, और उसमें एक गंध भी होता है। तो क्या किया जाता है कि एनिमल चारकोल को उसमें डाला जाता है, और जैसे एनिमल चारकोल को उसमें डाला जाएगा तो वह क्या करता है एनिमल चारकोल कि वह क्या करता है कि रंग और गंध दोनों को अपनी में क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। तो जैसे चीनी में डाला जाता है उसको, वह चीनी के अंदर के सारे गंदगी को, गंदगी मतलब वो जो आपको काला जैसा रंग दिखता था, सारे रंग को और जो उसका गंध था उस गंध को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। कौन? अगर एनिमल चारकोल है और चीनी इसके सतह पर जाएगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वह जो गंध है वह उसको भी क्या कर लेता है, खींच लेता है, गैस को क्या कर लेता है, खींच लेता है। इसीलिए कहता है कि जब गैस मास्क बनाया जाता है तो उसमें जो है चारकोल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह विषैली गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा हो गया अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसको देखेंगे अगला, नेक्स्ट। अब हम लोग आगे देखेंगे सारा खेल सर बस इस ठोस सतह और इस गैस का है। ठीक है, तीसरा है दाब का प्रभाव। तीसरा है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव सीधा सा फंडा है सर, जितना ज्यादा दाब बढ़ेगा अधिशोषण का दर उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वह क्या होगा, गैस के अणु में अगर दाब बढ़ाए तो द्रव में बदल जाएगा और द्रव आसानी से इसके सतह पर आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अधिशोषण गैस में दाब वृद्धि द्वारा, या सीधा सिंपल सा शब्द में क्या लिख सकते हैं कि दाब बढ़ने पर, दाब बढ़ने पर, थोड़ा छोटा हो गया ना, अच्छा लिखते हैं बड़ा। कहता है कि दाब बढ़ने पर अधिशोषण दर में क्या हो जाता है, दाब बढ़ने पर अधिशोषण दर में वृद्धि होती है। दाब बढ़ने पर अधिशोषण दर में वृद्धि होती है। जितना ज्यादा दाब बढ़ाएंगे सर, एकदम सॉल्यूशन चैप्टर याद कीजिए, जितना ज्यादा गैसियस अणुओं के बीच दाब बढ़ाएंगे उतना ज्यादा द्रव में बदलेगा, तो जितना द्रव में बदलेगा यही तो आपका अधिशोषण है, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। बस यही सर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं या चर्चा कर चुके हैं कि तीन बात ही पढ़ना है। क्या सर? अधिशोषण, उत्प्रेरक और कोलाइड। ठीक है, बस इसी पर चर्चा करेंगे। तो यह अधिशोष इस अधिशोषक की सतह पर आएगा तब इसको अधिशोषण कहते हैं। और बता चुके हैं अधिशोष से गैस या द्रव अवस्था में होगा और अधिशोषक ठोस या द्रव अवस्था में होगा। तो कहता है दाब बढ़ने पर अधिशोषण दर में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, कहता है कि अगर टेम्परेचर कम है, चर्चा अभी किए थे, अगर ताप कम है तो अधिशोषण दर ज्यादा होगा, और ताप जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा तो अधिशोषण दर धीरे धीरे घटना भी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, और कहता है कि अब किस क्षेत्र तक अगर बहुत ज्यादा दबाव डाल देंगे
तो द्रव बन गया। अब द्रव से तो ठोस नहीं होगा, तो उच्च दाब की स्थिति में क्या हो जाएगा, अधिशोषण दर घट भी जाता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोग लिख सकते हैं कि निम्न ताप की स्थिति में, निम्न ताप की स्थिति में, निम्न ताप की स्थिति में न दाब वृद्धि से, दाब बढ़ने से क्या होगा सर, इसके जस्ट पहले पढ़े हैं, निम्न ताप की स्थिति में दाब बढ़ने से अधिशोषण दर, अधिशोषण दर बढ़ता है, अधिशोषण दर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि उच्च दाब की स्थिति, ज्यादा दाब की स्थिति में यह अधिशोषण दर क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब घट जाने का मतलब कि एक निश्चित वैल्यू तक, मतलब कहाँ तक आप इसको द्रव में बदलेंगे, जब द्रव में बदल गया तो अब लिमिटिंग वैल्यू को प्राप्त कर गया, ठीक है। इसके बाद इस पर अब अधिशोषण दर नहीं होगा। तो कहता है उच्च दाब पर या उच्च दाब की स्थिति में लिमिटिंग, लिमिटिंग मतलब अब इससे ज्यादा या जैसे द्रव में बदल गया तब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो कहता है उच्च दाब की स्थिति में लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। मतलब अब एक सीमा तक ना ये क्या होगा कि यह गैस है, गैस को हम लोग द्रव में बदल दिए। इसके पहले भी पढ़े थे, द्रव में बदलने के लिए क्या करेंगे, ताप को घटाएंगे और दाब को बढ़ाएंगे, वह क्रांतिक ताप था। तो वही लिखे हैं, निम्न ताप की स्थिति में दाब बढ़ने से अधिशोषण दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन उच्च दाब की स्थिति में लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर लेता है, लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कौन लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर लेता है, यही अधिशोषण। कौन लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त करता है, अधिशोषण। स्थिति में अधिशोषण लिख दे क्या, उच्च दाब की स्थिति में, उच्च दाब की स्थिति में अधिशोषण लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर लेता है। अब नंबर 4 देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। 4, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। आप तो पढ़े ही हैं सर कि ताप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे अधिशोषण दर उतना ही घटेगा। सर इसके लिए 2 शर्त भी पढ़े थे, एक पढ़े थे भौतिक अधिशोषण और एक पढ़े थे रासायनिक अधिशोषण। अगर हमारा भौतिक अधिशोषण है, अगर हमारा भौतिक अधिशोषण है तो ताप बढ़ने पर अधिशोषण दर घटेगा, और अगर मेरा रासायनिक अधिशोषण है तो ताप बढ़ने पर अधिशोषण दर क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहता है कि ताप का प्रभाव क्या होगा, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण पर निर्भर करता है, ठीक है। तो कहता है कि भौतिक अधिशोषण में, सीधा सा बात लिखिए कि भौतिक अधिशोषण में, भौतिक अधिशोषण में, भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ने पर, भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ने पर, भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ने पर अधिशोषण दर में कमी होती है, अधिशोषण दर में क्या होता है, कमी होती है। जबकि रासायनिक, जबकि रासायनिक अधिशोषण में, अधिशोषण में क्या होगा, ताप बढ़ने पर, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ताप बढ़ने पर
अधिशोषण दर में क्या होगा, वृद्धि होती है। अधिशोषण दर में वृद्धि होती है। ठीक है, तो कहता है ताप का प्रभाव भौतिक अधिशोषण के लिए अलग होता है और रासायनिक अधिशोषण के लिए अलग होता है न। अब कहता है पांचवा हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, अधिशोषण की सक्रियता। अधिशोषण की सक्रियता। अधिशोषण की अधिशोषक हो जाएगा, अधिशोषक की सक्रियता। अब ध्यान से देखेंगे इस अधिशोषक की सक्रियता क्या है। जब आपको एक ही लड़की है दुनिया में और उसी से आपको शादी करना है तो उसमें आप कोई चुनाव नहीं कीजिएगा, बस लड़की है उसमें नहीं कोई मीन मेक निकालिएगा, नहीं कोई उसके बारे में आप नेगेटिव बोलिएगा, सीधा सा जाइएगा और शादी कीजिएगा, आ जाइएगा न, क्योंकि आप उसमें कोई चुनाव ही नहीं कर सकते, एक ही है बस उठा के ले आए। अब चुनाव कब करते हैं, जब 10-12 गो लड़की है तब अलग अलग लड़की को आप अपने अनुकूल खोजिएगा न, कि अगर किसी को लंबा चाहिए तो लंबाई देखेगा, किसी को मोटा चाहिए तो मोटाई देखेगा, किसी को पतला चाहिए तो पतलाई देखेगा न, किसी को विचार चाहिए तो रंग रूप नहीं देखेगा न, और किसी को रंग रूप चाहिए तो फिर विचार नहीं देखेगा। अगर किसी को पढ़ा लिखा चाहिए तो फिर ना तो उसके सुंदरता पर जाएगा ना उसके क्या जाएगा कर्मों पर जाएगा, उसको बस पढ़ा लिखा चाहिए। तो हर व्यक्ति अपना चुनाव कर सकता है। तो कहता है सर यहाँ अब अधिशोषक क्या करेगा, अगर एक ही गैस है तो बेचारा अधिशोषित कर लेगा, मजबूरी है। लेकिन अलग अलग गैस है, अलग अलग गैस है तो यह जो सतह है अधिशोषक का क्या करेगा कि यह चुनाव करेगा कि किसको हम अपने में मिला ले। तो जो इसके लायक है वह उसको सेलेक्ट कर लेगा, बाद बाकी सबको छोड़ देगा। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे 3-4 लड़की को देखा और 3-4 लड़की को देखने के बाद क्या होता है कि एक लड़की पसंद हो जाता है किसी व्यक्ति को तो वह शादी कर लेता है। उसी तरह लड़का के कंडीशन में भी है कि जब बरतुहारी होता है तो अलग अलग लड़का क्या करता है, लड़का को देखा जाता है तो जो लड़का अच्छा नौकरी वाला है और जो भी जैसा है वह सिचुएशन में उसके हिसाब से जो बेहतर हो गया वह उससे फट से शादी कर लेगा। तो सर यही खेल यहाँ है, यह अधिशोषक है और यह गैस अलग अलग गैस है, तो वही गैस को अधिशोषित करेगा जो इसको अधिशोषित करने वाला है। ठीक है, जो आसानी से अधिशोषित इसके लायक हो जाएगा और जो इसके प्रकृति पर निर्भर कर जाता है कि नहीं आसानी से भाई हम इसमें मिल जाएंगे तो वह इसको अधिशोषित कर लेता है। तो वही बात कहता है अधिशोषक की सक्रियता। कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक गैस हो तो यह उसी गैस को अधिशोषित करता है। ठीक है, जिसको यह क्या कर लेगा, आसानी से क्या कर सकता है, यह अधिशोषित कर लेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि 2 या अधिक गैस, यदि 2 या अधिक गैस अधिशोषण के लिए उपलब्ध हो न, यदि 2 या अधिक गैस अधिशोषण के लिए क्या हो, उपलब्ध हो न, तो क्या होगा, अधिशोषक उस गैस को अधिशोषित करेगा, उस गैस को अधिक उपलब्ध हो तो अधिशोषक उस गैस को अधिशोषित करेगा जिसके लिए वे अधिक क्या हैं, सक्रिय करेगा, जिसके लिए
वे अधिक सक्रिय है। समझ गए कि कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक गैस अधिशोषण के लिए क्या है उपलब्ध है, तो क्या हो जाएगा, यह गैस अधिक 2 या 2 से अधिक है तो उसी गैस को यह सतह अधिशोषित करेगा जो उसके लिए ज्यादा सक्रिय है, उसके लिए ज्यादा क्या है, अधिक अनुकूल है। जैसे इसके पहले हम लोग एक एग्जांपल देखे थे न कि Cl2 जो आप नाम सुने होंगे न, तो Cl2 गैस का अन्य गैस के तुलना में अधिशोषण क्या होता है, ज्यादा होता है न, और अन्य गैस को क्या करता है, वह पृष्ठीय क्षेत्रफल व या जो सक्रिय अधिशोषक है जो वह छोड़ देता है और दूसरे Cl2 गैस को क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा अधिशोषक की सक्रियता, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव न, ताप दाब के बाद बताए थे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद बताए थे प्रकृति, विलय और विलायक जो हम लोग सॉल्यूशन में पढ़े थे, उसी तरह अधिशोष्य और अधिशोषक की क्या प्रकृति। ठीक है, तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में फ्रेंडलिक ने बताया था, तो हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग का क्या टारगेट पूरा हो सके। चलिए, थैंक यू।